हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू साइको। इस वीडियो में हम उत्तराखंड वन दरवा के लिए साइंस का मॉक टेस्ट 4 लगाएंगे। अभी तक हमने 3 मॉक टेस्ट को लगा लिया है। यदि आपने उन वीडियो को नहीं देखा तो उन वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आज की वीडियो में भी हम साइंस के 25 क्वेश्चंस को देखेंगे जो आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इकोलॉजी, इन्वायरमेंट, एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री से संबंधित क्वेश्चन है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और हमेशा की तरह आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आप मॉक के फॉर्म में लगाएं और अपने मार्क्स को जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। ओके, क्वेश्चन का कंपोजिशन सेम उसी प्रकार है जैसे अभी तक चल रहा है। तो चलिए आज के पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एल्गी बिलोंग टू द क्लास थियोफाइकी। थियोफाइकी वर्ग से संबंधित सवाल पूछा गया है, इनमें से कौन सा है? ब्लू ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी या रेड एल्गी, इनमें से क्या है? तो इसका राइट आंसर है ब्राउन एल्गी। आपको जो एल्गी है सवाल उनके टाइप्स पता होने चाहिए। देखिए एक तो हो गया आपका फियोफाइकी जिसको हम बोलते हैं ब्राउन एल्गी, फिर होता है ब्लू ग्रीन एल्गी, ये तो सबको ही पता होना चाहिए। ये होता है साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया को हम बोलते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी। फिर ग्रीन एल्गी हम किसको बोलते हैं? तो क्लोरोफाइटा को हम ग्रीन एल्गी बोलते हैं। देखिए ऐसे याद कर सकते हैं, क्लोरोफिल कैसा होता है? हरा होता है, तो इससे याद कर सकते हैं। फिर रेड को भी आर से रेड होता है और आर से होता है रोडोफाइटा रेड एल्गी को बोलते हैं। फिर एक और होता है गोल्डन एल्गी, गोल्डन वाले को हम बोलते हैं क्राइसोफाइटा। ये एल्गी के टाइप हैं, ये आपको पता होना चाहिए, बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। ब्लू ग्रीन एल्गी को बोलते हैं साइनोबैक्टीरिया, ग्रीन एल्गी को क्लोरोफाइटा, ब्राउन एल्गी को फियोफाइकी, रेड एल्गी को रोडोफाइटा और गोल्डन वाले को बोलते हैं क्राइसोफाइटा। ओके, समझ में आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ वेस्कुलर बंडल इन प्लांट। प्लांट में ये कुछ पार्ट दिए गए हैं, इनमें से पूछा गया कि वेस्कुलर बंडल किस पार्ट में नहीं पाया जाता। वेस्कुलर बंडल जो वेस्कुलर टिश्यू होता है, वो वेस्कुलर बंडल से मिलकर बना होता है। मैंने आपको थ्योरी क्लासेस में पढ़ाया हुआ ऑलरेडी। तो वेस्कुलर टिश्यू किस किस में पाया जाता है? जाइलम में पाया जाता है, फ्लोएम में पाया जाता है, कैम्बियम में भी पाया जाता है, लेकिन एंडोडर्मिस में नहीं पाया जाता। और यही पूछा गया है किस में नहीं पाया जाता? तो एंडोडर्मिस में नहीं पाया जाता। और प्लांट में यही 3 पार्ट हैं, फ्लोएम, जाइलम और कैम्बियम। इन्हीं तीनों में वेस्कुलर टिश्यू या फिर वेस्कुलर बंडल पाया जाता है। ओके, तो ये तीनों को याद रखना है, क्वेश्चन को घुमा के पूछा जा सकता है नेक्स्ट टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू इंडियन एंशिएंट फिलोसफर एवरीथिंग इज मेड ऑफ बेसिक एलिमेंट। प्राचीन भारतीय दार्शनिकों के अनुसार हर चीज बुनियादी तत्वों से मिलकर बनी होती है। कितनी बुनियादी तत्वों से मिलकर बनी होती है? क्लास 9 का क्वेश्चन है, मैटर वाला। पहले दूसरा जो पैरा है उसी में लिखा हुआ है कि जो एंशिएंट इंडियन फिलोसफर थे, प्राचीन भारतीय दार्शनिक थे, उन्होंने बोला था कि जितने भी एलिमेंट हैं, जितने भी पदार्थ हैं, पंच तत्वों से मिलकर बने हुए हैं। और पंच तत्व में क्या क्या आ जाते हैं? हमारे जल हो गया, वायु, अग्नि, पृथ्वी और स्काई यानी कि आसमान, आकाश। ये 5 तत्वों से मिलकर सभी जितने भी एलिमेंट है वो बने होते हैं। ये किसने कहा था? तो हमारे जो पुराने दार्शनिक थे भारत के, उन्होंने कहा था। ओके, इसका आंसर हो गया 5। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हेन व्हाइट लाइट इज इंसिडेंट ऑन अ ग्लास प्रिज्म इट अंडरगोज डिस्पर्सन, दिस फिनोमेना अकर्स बिकॉज। बोला गया है कि जब श्वेत प्रकाश किसी ग्लास प्रिज्म पे पड़ता है तो उसमें डिस्पर्जन होता है, लाइट क्या होता है उसमें फैल जाते हैं। देखिए फोटो दिखाता हूँ, इस टाइप से होता है ना, जब कोई श्वेत प्रकाश प्रिज्म से होकर गुजरता है तो ये इस प्रकार से फैल जाता है, अलग अलग रंगों में इसको विभाजित कर देता है। तो यही पूछा गया है, जो ये फिनोमिना हो रहा है ये किसकी वजह से होता है, क्यों होता है ये? देखिए ऑप्शन में, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज डिफरेंट फॉर द डिफरेंट कलर, या फिर इंटरफेरेंस ऑफ लाइट अकर्स, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट अकर, या फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज द सेम फॉर ऑल कलर्स। अभी पिछली वीडियो में मैंने बताया था आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में बताया था मैंने आपको। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब होता क्या है कि कोई भी पदार्थ, कोई भी मटेरियल लाइट को कितना ज्यादा बेंड कर सकता है, उसी को बोला जाता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ओके, अपवर्तनांक, उसी को बोला जाता है अपवर्तनांक। ठीक, अब प्रिज्म होता है, प्रिज्म में क्या होता है, अलग अलग कलर के लिए उसके पास अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। अलग अलग कलर के लिए अलग अलग होगा तो क्या करेगा, वो सबको अलग तरीके से मोड़ेगा, है ना। जैसे रेड को उसने यहीं पे मोड़ दिया, ऑरेंज को यहाँ मोड़ दिया, येलो को ऐसे, मतलब सारी लाइटों को अलग अलग डायरेक्शन में मोड़ रहा है, थोड़ा थोड़ा एंगल उसमें चेंज कर रहा है, इसलिए ये लाइटें विभाजित हो जाती है अलग अलग कलर में और विबग्योर बनाती है। ओके, विबग्योर भी आपको याद रखना है।
सबसे ऊपर क्या होता है, रेड होता है, सबसे नीचे होता है वायलेट यानी कि बैंगनी, ऊपर होता है लाल। लाल जो रंग होता है उसका तरंग दैर्ध्य सबसे ज्यादा होता है, वेवलेंथ सबसे ज्यादा होता है और फ्रीक्वेंसी सबसे कम होती है। फिर इसी प्रकार जो नीचे ऐसे होता है, देखिए ऊपर से आप नीचे आओगे तो वेवलेंथ घटेगा लेकिन फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी। देखिए यहाँ फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है ऊपर से नीचे आने पे, लेकिन ऊपर से नीचे आने पे वेवलेंथ घट रहा है। यहाँ पे देखिए वेवलेंथ ज्यादा था फिर घट गया। तो सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसका होता है, रेड का। सबसे कम किसका होता है, वायलेट का। सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसका होगा, वायलेट का। सबसे कम फ्रीक्वेंसी किसका होगा, रेड का। ओके, ये पता होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट कलर। सबके लिए अलग अलग होगा इसलिए वो सबको अलग अलग एंगल पे मोड़ता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज फॉर्म बाय अ कॉनकेव मिरर व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन पी एंड एफ। यहां से 100% क्वेश्चन आएगा। ओके, मिरर से कॉनकेव या फिर कॉन्वेक्स किसी से भी पूछा जा सकता है कि ऑब्जेक्ट को हम यहाँ लगा रहे हैं तो इसकी इमेज कहाँ बनेगी। ये मैंने आपको कई बार करवा दिया है। इसने बोला कि पी और एफ के पास रखा जाता है। 6 कंडीशन होती है कॉनकेव अवतल दर्पण में, 6 कंडीशंस होती है और मैंने आपको ये 6 याद भी करवाया है। और इसका ट्रिक क्या होता है, जैसे जैसे हम, ये मिरर है, जैसे जैसे हम ऑब्जेक्ट को मिरर के पास ले जाएंगे वैसे वैसे इमेज इधर दूर भागेगी, मिरर से दूर भागेगी। देखिए सबसे पहले जब हम इसको इन्फिनिटी पे रख रहे हैं ऑब्जेक्ट को तो ये फोकस पे बनेगा। फिर जैसे हम ऑब्जेक्ट को और आगे ले आएंगे और आगे ले आए, यहाँ पे लेके आए, सी से पीछे लेके आए, तो ये और इमेज देखिए इधर भाग गया। पहले एफ पे था, अब सी और एफ के बीच में आ गया। ओके, फिर सी पे रखा जब हमने, तब यहाँ पे क्या होगा, बराबर बनेगा। यहाँ पे क्या होता है, इक्वल हो जाता है, हाइट भी इक्वल हो जाता है और पोजीशन भी इक्वल है। सी पे रखा, सी पे बना और दोनों की हाइट भी सेम ही रहेगी, इमेज की और जो ऑब्जेक्ट रखा है दोनों की। अब जैसे हम सी से आगे ले जाएंगे तो ये फिर और इमेज इधर भागता रहेगा, ये बनेगा अब सी से पीछे बनेगा। फिर जैसे हम फोकस पे रखेंगे तो इन्फिनिटी पे बनेगा। अब जो छठा कंडीशन है जिसको मैं स्पेशल कंडीशन बोलता हूं हमेशा, उसमें क्या करते हैं हम, फोकस और ये जो ध्रुव है पी, पोल, इसके बीच में रखते हैं। इसमें रखते हैं तो क्या होता है, जो इमेज है वो दर्पण के पीछे की साइड बनता है। और कैसा बनता है, वर्चुअल बनता है। बाकी 5 कंडीशन में रियल इमेज बनते हैं, छठे में क्या बनता है, वर्चुअल इमेज बनता है और सीधा बनता है। बाकी 5 में कैसे बनते हैं, उल्टा बनता है, इन्वर्टेड। रियल और इन्वर्टेड बनता है। ये बताया ना मैंने आपको, आसी, वाउ, आसी, ये मैंने आपको ट्रिक बता रखा है पहले। वास्तविक होगा तो उल्टा बनेगा और आभासी होगा तो सीधा बनेगा। ये वास्तविक यानी कि रियल होगा तो उल्टा बनेगा और आभासी यानी कि वर्चुअल होगा तो सीधा बनेगा। ये इसकी ट्रिक होती है। तो ये इसकी 6 कंडीशन है, आपको पता होना चाहिए। इसने बोला था पी और एफ के बीच रखने, यानी ये 6th वाला कंडीशन है, एफ और पी के बीच में रख रहे हैं तो दर्पण के पीछे बनेगा, बिहाइंड द मिरर। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ रिएक्शन रिप्रेजेंट द फॉर्मेशन ऑफ स्लेक्लाइम फ्रॉम कैल्शियम ऑक्साइड एंड वाटर। निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया कैल्शियम ऑक्साइड और जल के बुझे हुए चूने के निर्माण को दर्शाता है। क्वेश्चन बोल रहा है कि स्लेक्लाइम, स्लेक्लाइम यानी CaO। ओके, CaO को हम अभी CaO के साथ हम जल डाल दे रहे हैं, पानी डाल रहे हैं, तो ये बना देगा CaOH का होल ट्वाइस, यही बनाएगा CaOH का होल ट्वाइस, यानी बुझा हुआ चूना बन जाएगा। तो ये जो इक्वेशन बनी है, अभिक्रिया बनी, ये किस प्रकार की अभिक्रिया है ये पूछा गया है। क्या ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, विघटन है, या प्रेसिपिटेशन है, अवक्षेपण है, डिस्प्लेसमेंट है, विस्थापन अभिक्रिया है, या कॉम्बिनेशन यानी कि संयोजन अभिक्रिया है। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि दो यौगिक मिलके एक यौगिक का निर्माण कर रहे हैं, दो मिलकर एक बना रहे हैं, यानी कि क्या हो रहा है, कॉम्बिनेशन हो रहा है, संयोजन हो रहा है। तो ये किस प्रकार की अभिक्रिया है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Next question है, which of the following organism does not show asexual reproduction by means of fission। निम्नलिखित में से कौन सा जीव विखंडन के माध्यम से अलैंगिक प्रजनन नहीं करता है। ये आगे के 2 क्वेश्चन सेम इसी टॉपिक पे बेस है, तो सबसे पहले आप दोनों क्वेश्चन को पढ़ लें, उनको सॉल्व कर लें, तब मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा और आंसर भी दिखाऊंगा। पहला क्वेश्चन ये हो गया, दूसरा भी दिखा देता हूं आपको। दूसरा क्वेश्चन है कि which of the following organism reproduce by producing asexual spores। निम्नलिखित में से कौन सा जीव अलैंगिक बीजाणु का उत्पादन करके प्रजनन करता है। कौन सा जीव है जो स्पोर फॉर्मेशन का यूज करता है रिप्रोडक्शन के लिए। इस क्वेश्चन में तो ये, और पीछे वाले क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि फिजन, जो फिर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक टाइप होता है फिजन, फिजन कौन सा नहीं दर्शाता, निम्नलिखित में से कौन सा ऑर्गेनिज्म है जो फिजन नहीं दर्शाता है। देखिए मैं एक बार पहले आपको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप्स बता देता हूँ फटाफट, वैसे मैंने आपको थ्योरी क्लासेस में करवाया हुआ है। ठीक है, पहला होता है बाइनरी फिजन,
विखंडन बोलते हैं जिसको, जिसमें जो ऑर्गेनिज्म होता है वो स्प्लिट हो जाता है, दो बराबर हिस्सों में बढ़ जाता है, जैसे कि अमीबा, अमीबा में होता है, बैक्टीरिया में होता है, पैरामीशियम में होता है, इन सब में क्या होता है, फिजन होता है। फिर बडिंग होता है, स्मॉल आउटगोइंग बड डेवलप ऑन द पेरेंट एंड इवेंचुअली डिटैच, मतलब कि एक जैसे ये कुछ ऑर्गेनिज्म इस पे एक छोटा सा डेवलप होता है, फिर ये अलग होके फिर अपने आप वैसा ऑर्गेनिज्म दोबारा बन जाता है, मतलब ये बड निकलता है इसके तरफ से, फिर ये अलग होके दोबारा से ऑर्गेनिज्म बन जाता है। फिर एक और टाइप होता है फ्रेगमेंटेशन, द पेरेंट बॉडी ब्रेक इनटू फ्रेगमेंट्स एंड ईच फ्रेगमेंट्स ग्रो, मतलब कि जो पेरेंट का बॉडी है वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है और जितने भी टुकड़े टूटे उन सबसे एक नया ऑर्गेनिज्म जन्म लेता है। ये किस किस में होता है, स्पायरोगायरा में होता है। स्पायरोगायरा है क्या है, शैवाल का एक टाइप है। प्लेनेरिया में होता है। ओके, फिर एक टाइप होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, स्पोरुलेशन, जिसमें स्पोर्स बनते हैं और फिर स्पोर्स के द्वारा नए ऑर्गेनिज्म का जन्म होता है। तो इसका एग्जांपल क्या क्या होता है, फंगी हो गया, फर्न्स हो गए, ये सब कैसे होते हैं, स्पोर फॉर्मेशन से। फंगी में भी देखिए राइजोपस हो गया, पेनिसिलियम हो गया, ये सब कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं, तो स्पोर फॉर्मेशन। फिर एक होता है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, इसमें क्या होता है, नया प्लांट जो होता है वो रूट, स्टेम, लीव, या तो जड़ से होगा या तना से होगा या पत्ती से, इन सब से नए पौधे का जन्म होता है, तो उसको बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। इसका एग्जांपल हो गया जैसे आलू हो गया, अनियन यानी कि प्याज हो गया। ब्रायोफाइलम, ब्रायोफाइलम देखिए इंपॉर्टेंट है, ब्रायोफाइलम पत्ती के द्वारा उत्पन्न होते हैं। ये पत्तियां हो गई, पत्ती के नीचे से ये जन्म लेते हैं, फिर ये नया पौधा बन जाते हैं। तो ब्रायोफाइलम हमेशा पत्ती से अपना रिप्रोडक्शन करते हैं, पत्तियों से। अब आते हैं हम अपने दोनों क्वेश्चंस पे। ठीक है, पहले क्वेश्चन में पूछा गया था कि कौन सा फिजन के द्वारा नहीं करता, कौन सा ऑर्गेनिज्म है, तो अमीबा तो करता है फिजन के द्वारा, ये तो कट गया। लेशमेनिया भी करता है, लेशमेनिया ऑप्शन में नहीं था, यहाँ पे लिख लीजिएगा एग्जांपल में, लेशमेनिया भी होता है, लेशमेनिया भी बाइनरी फिजन के द्वारा ही करता है, लेशमेनिया। और प्लाज्मोडियम भी बाइनरी फिजन के द्वारा होता है। लेकिन अर्थवर्म है, जो केचुए हैं, केचुए बाइनरी फिजन के द्वारा रिप्रोडक्शन नहीं करते हैं। ये देखिए जो केचुए होते हैं ये होते हैं हर्मेफ्रोडाइट्स। जो केचुए होते हैं वो होते हैं हर्मेफ्रोडाइट्स मतलब कि मेल और फीमेल जो पार्ट्स हैं, सेक्सुअल पार्ट, वो एक ही ऑर्गेनिज्म में होंगे, यानी कि केचुआ एक सिंगल केचुआ है, इसको रिप्रोडक्शन के लिए मेल और फीमेल नहीं चाहिए, इसी के अंदर मेल हो सकता है, इसी के अंदर फीमेल, दोनों हो सकता है, इसी को बोला जाता है हर्मेफ्रोडाइट्स। इसमें क्या होता है, यहाँ से एग निकलता है, इसी की बॉडी के अंदर एग निकलता है, स्पर्म्स दोनों इसकी बॉडी से निकलते हैं, फिर उसके बाद जाइगोट बनते हैं और रिप्रोडक्शन की क्रिया होती है। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसमें मेल और फीमेल एक ही बॉडी में होते हैं उसको बोलते हैं हर्मेफ्रोडाइट्स। तो अर्थवर्म क्या हुआ, हर्मेफ्रोडाइट्स हो गया, फिजन के द्वारा नहीं होता है इसमें। तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। यही पूछा गया था कि कौन सा नहीं होता, तो अर्थवर्म में नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन था कि स्पोर्ट्स के द्वारा जिसमें होता है, तो स्पोर्ट्स के द्वारा हमने देखा कि फंजाई में होता है, कवक में होता है। ओके, और कवक के एग्जाम्पल भी आपको याद कर लेना है, राइजोपस और पेनिसिलियम, ये आपको याद कर लेना है, ये है फंगी के एग्जाम्पल। इसका राइट आंसर हो गया फंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। व्हाट आर द रिसेप्टर फॉर डिटेक्टिंग टेस्ट कॉल्ड, स्वाद का पता लगाने के लिए ग्राही क्या कहलाते हैं, जो हमारी बॉडी में जिससे हम स्वाद का पता लगाते हैं, तो वो कौन से रिसेप्टर के थ्रू लगाते हैं। आसान सा क्वेश्चन है, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गस्टेटरी रिसेप्टर। गस्टेटरी रिसेप्टर हमारी जीभ जो होती है ना, जीभ में जो टेस्ट बर्ड होते हैं वहां पे प्रेजेंट होते हैं, टेस्ट बर्ड में गस्टेटरी रिसेप्टर होते हैं, और इन्हीं के थ्रू हमारे ब्रेन को सिग्नल जाता है कि ये इसका टेस्ट कैसा है, जो भी आप खाते हो उसका टेस्ट ब्रेन तक कैसे पहुंचता है, तो गस्टेटरी रिसेप्टर के थ्रू जाता है। ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर ये क्या होता है, नाक में होता है, और ये स्मेल के लिए रिस्पॉन्सिबल है। आप कोई भी स्मेल ले रहे हो वो ब्रेन तक कैसे जाता है, ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर। सेंसरी रिसेप्टर, कोई भी सेंस कर रहे हैं हम, कोई गर्म चीज हो गया या हमें दर्द हो रहा है, किसी चींटी ने काट लिया, वो कैसे पता चलता है, सेंसरी रिसेप्टर की वजह से। और केमिकल रिसेप्टर या फिर इसी को बोलते हैं कीमो रिसेप्टर, कीमो रिसेप्टर के यही टाइप होते हैं, कीमो रिसेप्टर में यही सब आते हैं, मतलब कीमो रिसेप्टर एक ग्रुप हो गया जिसके अंदर ये सब आते हैं, गस्टेटरी, ऑल्फैक्टरी, सेंसरी रिसेप्टर, इन सभी को क्या बोला जाता है, कीमो रिसेप्टर बोला जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका आंसर था गस्टेटरी रिसेप्टर, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर अ लॉन्ग करंट कैरिंग सोलेनॉइड इफ राहुल प्लॉट द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इनसाइड द लॉन्ग करंट कैरिंग सोलेनॉइड देन इट अपीयर। एक लंबी धारावाही परिनालिका है,
इसमें राहुल क्या करता है, एक लंबी धारावाही परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को आरेखित करता है। तो बताना है कि जो चुंबकीय रेखा है ये किस प्रकार से प्रतीत होंगी। ऑप्शन नंबर ए कि सिरों पर अधिक घनी होगी। ऑप्शन नंबर बी एक सिरे से दूसरे सिरे की ओर बढ़ेंगी। ऑप्शन नंबर सी सभी बिंदुओं पर समान रहेगी। ऑप्शन नंबर डी बीच में अधिक घनी होगी। सोलेनॉइड दिखा देता हूं, ये सोलेनॉइड हुआ। सोलेनॉइड में जो अंदर जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती है वो एक दूसरे के समांतर होती है। 10th क्लास में मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे एक दूसरे के समांतर होते हैं, जैसे ये बाहर आती है तो इस प्रकार से नॉर्थ से साउथ की तरफ जाती है, सारी चुंबकीय रेखाएं ऐसे जाती है। तो ये पूछा गया सोलेनॉइड के अंदर जो जितनी भी चुंबकीय रेखाएं होंगी वो क्या होंगी, समांतर होंगी, या फिर बोल सकते हैं यूनिफॉर्म होंगी, है ना। समांतरी तो एक दूसरे को कभी भी टच नहीं कर सकती हैं रेखाएं। ओके, तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो गया, यूनिफॉर्म एट ऑल पॉइंट, सभी बिंदुओं पे समान होगी ये चुंबकीय रेखाएं सोलेनॉइड के अंदर, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन अ फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ अ फ्लावर द सोलन बॉटम पार्ट इज द डैश, द मिडल इलोंगेटेड पार्ट इज द डैश एंड द टर्मिनल पार्ट दैट मे बी स्टिकी इज द स्टिग्मा। तो हर वीडियो में मैं लगभग फ्लावर रिप्रोडक्शन से ले रहा हूं, क्यों, क्योंकि मुझे लग रहा है कि यहां से क्वेश्चन पूछा जाएगा एग्जाम में। और देखिए हर वीडियो में मैं अलग अलग क्वेश्चन ले रहा हूं, टाइप उसका अलग अलग, लेकिन आंसर उसी को आएगा जिसको ये डायग्राम याद है। डायग्राम याद है तो किसी टाइप से भी क्वेश्चन आए। अब 3 वीडियो आई है, तीनों वीडियो में अलग अलग टाइप के क्वेश्चन लिए, लेकिन लैंग्वेज सबकी अलग है। जिसको ये डायग्राम याद होगा तीनों क्वेश्चन को कर जाएगा। देखिए क्वेश्चन में बोला था कि फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ द फ्लावर है, इसमें स्वलन बॉटम पार्ट जो नीचे फूली हुई भाग होती है वो क्या कहलाती है। देखिए नीचे फीमेल में, देखिए यहाँ पे फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, फ्लावर में दोनों होता है, मेल और फीमेल। मेल वाला क्या होता है, स्टैमेन बोलते हैं, जिसमें एंथर और फिलामेंट होता है, ये वाले। और ये जो ये है ये होता है फीमेल वाला। फीमेल में देखिए जो नीचे ये फूला हुआ भाग है, यही पूछ रहा है, इसको क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको ओवरी बोलते हैं। ओवरी तो हुआ ये, ओवरी अंडाशय, और इसके अंदर ओव्यूल होता है, इसके अंदर ओव्यूल होता है, बाहर वाले को क्या बोलते हैं, ओवरी बोलते हैं। तो पहला वाला तो आएगा ओवरी, यहाँ पे आएगा ओवरी, ठीक। फिर दूसरा बोला है कि द मिडल इलोंगेटेड पार्ट, जो बीच का लंबा भाग होता है, बीच का लंबा भाग ये वाला, बीच का लंबा भाग, इसमें देखिए ये जो ऊपर वाला भाग होता है इसको स्टिग्मा बोलते हैं, स्टिग्मा बोलते हैं, वर्तिकाग्र बोलते हैं, जहां पे पॉलन ग्रेन आता है। और जो ये बीच वाला भाग है इसको बोलते हैं स्टाइल, वर्तिका, ठीक है। ये पूछा गया जो बीच का जो ये भाग है इसको क्या बोलते हैं, तो स्टाइल बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, ओवरी और स्टाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन कोलाइड्स विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट एग्जांपल ऑफ फोम। कि आगे के 2 क्वेश्चन सेम टॉपिक पे लिए गए, तो दोनों क्वेश्चन को आप पहले सॉल्व कर लीजिए, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। कोलाइड्स में निम्नलिखित में से फोम का सही उदाहरण क्या है। फोम का उदाहरण पूछा गया है। अब ये भी मैं हर वीडियो में ले रहा हूँ क्वेश्चन, इसका मतलब ये आएगा आपके एग्जाम में। नेक्स्ट ये भी उसी टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग कोलाइड्स इज द डिस्पर्जिंग मीडियम अ लिक्विड। निम्नलिखित में से किस कोलाइड्स में परिक्षेपण माध्यम एक द्रव होता है। द्रव्य किस में होता है ये पूछा गया, और पहले वाले क्वेश्चन में पूछा गया कि फोम का एग्जांपल कौन सा है। ओके, तो देखिए मैं आपको बता देता हूं, ये टेबल मैंने आपको बोला था 9th क्लास के एनसीईआरटी में ये टेबल है, ठीक, कोलॉइड्स का टेबल है, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया। तो ये याद होना चाहिए आपको, बार बार बताने से कुछ नहीं होता, ये आपको याद होना ही चाहिए, कैसे भी रट लो इसको। पहले वाले क्वेश्चन में पूछा गया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग द करेक्ट एग्जांपल ऑफ फोम। फोम का करेक्ट एग्जांपल प्यूमिस। प्यूमिस देखिए प्यूमिस कैसा होता है दिखने में, प्यूमिस ये होता है, ये जो पत्थर होता है ना वॉल्केनिक, जिसका यूज नहाते टाइम करते हैं बॉडी को घिसने के लिए, तो ये होता है, इसको बोलते हैं प्यूमिस। ओके, और मिस्ट ये बता रखा है मैंने, मिस्ट, जेली, फॉग, ये सब। तो फोम का देखिए फिर से टेबल दिखाता हूं मैं आपको। फोम देखिए फोम का है, फोम एक तो यहाँ है और एक यहाँ है। जब हम लिक्विड में गैस मिलाते तभी भी फॉर्म बनता है, और जब हम सॉलिड पे गैस मिलाते तभी फॉर्म बनता है। ये होता है सॉलिड फॉर्म, ये होता है नॉर्मल वाला फॉर्म, ठीक। तो फोम का एग्जांपल एक तो शेविंग क्रीम हो गया, और दूसरा क्या होता है, फोम हो गया, रबर, स्पॉन्ज और प्यूमिस। इस टेबल में प्यूमिस भी था, तो यही है, इसका राइट आंसर क्या है, प्यूमिस है, ऑप्शन नंबर ए। फोम का एग्जांपल क्या है, प्यूमिस। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि इस कोलाइड में परिक्षेपण माध्यम एक द्रव, डिस्पर्जिंग मीडियम लिक्विड है। अब डिस्पर्जिंग मीडियम लिक्विड है, एग्जांपल दे रखा है हमें, देखिए मिस्ट, फोम, जेली और शेविंग क्रीम।
लिक्विड देखिए किस किस में है, ये है देखिए डिस्पर्जिंग मीडियम, ये इधर वाले लिक्विड तो सिर्फ यहाँ आपको 3 दिख रहे हैं, ये 3 आपको लिक्विड दिख रहे हैं। लिक्विड फॉर्म में होता है, इमल्स में होता है और सोल में होता है। इसके एग्जाम्पल ये हैं, शेविंग क्रीम हो गया और ये सब हो गया इनके एग्जाम्पल। अब देख लेते हैं इसमें से क्या है। मिस्ट है इसमें, नहीं मिस्ट नहीं है तो गलत हो गया। फोम है क्या, अभी फोम पे मैं आपको बताता हूँ, अभी कंफ्यूजन होगा ना यहाँ पे। जेली, जेली नहीं है, जेली अब दिखा देता हूँ कहाँ पे है जेल, जेली यहाँ पे है जेल वाले में, ये रहा जेली। और शेविंग क्रीम है तो हाँ शेविंग क्रीम है और यही राइट आंसर है, शेविंग क्रीम यहाँ है। फोम जिसमें डिस्पर्जिंग मीडियम क्या है, लिक्विड है और इसका एग्जांपल क्या है, शेविंग क्रीम। अब फोम भी था उसमें, अब फोम दिख रहा है आपको यहाँ पे, फोम ये टाइप हुआ जो हमारा सॉल्यूशन बन रहा है उसका टाइप है फोम, लेकिन उसने क्वेश्चन में एग्जांपल्स दे रखे हैं, ये एग्जांपल्स है, ये टाइप्स नहीं है, एग्जांपल्स हैं ये। तो फोम देखिए, फोम का एग्जांपल यहाँ पर है, यहाँ पे ये फोम सॉलिड सोल वाला है फोम, ठीक। तो इसका राइट आंसर है शेविंग क्रीम। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि व्हाट हैपन एज वी गो डाउन द ग्रुप इन द पीरियोडिक टेबल। जब हम आवर्त सारणी में किसी समूह में नीचे जाते हैं तो क्या होता है, कई बार बता दिया मैंने आपको, ये आपको याद होना चाहिए। ओके, कि हम किधर से किधर जाते हैं तो क्या बढ़ता है क्या घटता है। और अगर आपको इसे अच्छे से सीखना है, बिल्कुल रटना नहीं है, तो मैंने आपको पीरियोडिक टेबल भी करवाया हुआ है थ्योरी क्लासेस में। पीरियोडिक टेबल का लेक्चर आप एक बार देख लीजिए अच्छे से, आप उसके बाद ये आपको रटने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, सब चीज आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन बोला है जब हम ग्रुप में ऊपर से नीचे जाते हैं तो क्या होता है। देखिए पहला, द नंबर ऑफ शेल डिक्रीज, जो कक्षों की संख्या है वो घटती है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन डिक्रीज, संयोजी इलेक्ट्रॉन घटते हैं। द नंबर ऑफ शेल इंक्रीज, जो कक्षों की संख्या है वो बढ़ती है। तो यही तो राइट आंसर है। देखिए ये जब हम ग्रुप में ऊपर से नीचे जाते हैं तो सेलों की संख्या बढ़ती है, यहाँ 1 सेल होता है, यहाँ 2 सेल होते हैं, यहाँ 3 सेल होते हैं, 4 सेल होते हैं, ऐसे ऐसे करके सेलों की संख्या 5, 6, 7 सेल बढ़ती रहती है। सेलों की संख्या, कक्षाओं की संख्या बढ़ती रहती है। ओके, तो यही हमारा राइट आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एम्फोटेरिक ऑक्साइड। कितनी बार बता दिया होगा मैंने, कम से कम 10-15 बार ये क्वेश्चन मैंने कहीं ना कहीं आपको करवाया हुआ है। एम्फोटेरिक ऑक्साइड, और क्यों करवाया, क्योंकि ये बार बार पूछा जाता है, पता नहीं एग्जामिनर को भी बहुत मजा आता है क्वेश्चन पूछने में। देखिए कि कौन सा एम्फोटेरिक ऑक्साइड का एग्जाम्पल है। देखिए 2 टाइप के ऑक्साइड्स होते हैं, एक होता है आपका एसिडिक ऑक्साइड और एक होता है आपका बेसिक ऑक्साइड, या फिर एक होता है अम्लीय और एक होता है क्षारीय, अम्लीय और क्षारीय। 2 टाइप के ऑक्साइड बनते हैं। अब कोई कोई यौगिक ऐसे होते हैं जो दोनों होते हैं, मतलब जो अम्लीय भी बना लेते हैं और क्षारीय, दोनों भी प्रकार के बना लेते हैं, तो उनको बोला जाता है एम्फोटेरिक ऑक्साइड। एम्फोटेरिक ऑक्साइड या फिर उभयधर्मी ऑक्साइड। और इसका सिर्फ 2 ही एग्जाम्पल है, 2 ही एग्जाम्पल है, वहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है। एक है ZnO जिंक ऑक्साइड और एक है एल्यूमिनियम ऑक्साइड, Al2O3 एल्यूमिना बोलते हैं जिसको। तो एल्यूमिनियम का ऑक्साइड और जिंक का ऑक्साइड, ये दोनों कैसे बनाते हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड बनाते हैं। यानी जो इसकी प्रकृति कैसी होगी, एसिडिक भी हो सकती है, बेसिक भी हो सकती है, कोई सी भी हो सकती है। ओके, ये 2 इसके एग्जाम्पल और ये बार बार पूछा जाता है। देखिए कौन सा दे रखा है इसने, एल्यूमिनियम ऑक्साइड दे रखा है, ऑप्शन नंबर 4 में, ये करेक्ट हो गया। ZnO को भी आपको याद रखना है, दोनों में से कोई पूछ ही लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट कंपाउंड इज फॉर्म व्हेन डाइल्यूटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडेड टू अ बीकर कंटेनिंग अ स्मॉल अमाउंट ऑफ कॉपर ऑक्साइड। बोला गया है जब तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को कॉपर ऑक्साइड की थोड़ी मात्रा वाले बीकर में मिलाया जाता है तो कौन सा यौगिक बनता है। इसको इक्वेशन में लिखते हैं। इसने बोला कि HCl को कॉपर के ऑक्साइड में मिलाया जाता है तो क्या बनेगा। HCl जब कॉपर ऑक्साइड से रिएक्शन करेगा तो ये बना देता है CuCl2 बनाता है और साथ में जल देता है। ओके, इसको बैलेंस कर लेते हैं, बैलेंस हो गया, ये इक्वेशन बनती है। तो क्या यौगिक बन रहा है, CuCl2 बन रहा है। लेकिन ऐसा तो कुछ है ही नहीं ऑप्शन में। देखिए कॉपर 4 क्लोराइड, कॉपर 2 क्लोराइड, कॉपर 3 क्लोराइड, कॉपर 1 क्लोराइड, इस टाइप से लिखा हुआ है। ये लिखा क्या है पहले आपको ये पता होना चाहिए। देखिए कॉपर क्लोराइड CuCl2, इसको कैसे लिख सकते हैं हम, तो तोड़ के कैसे लिखते हैं। CO की ऑक्सीडेशन पावर कितनी होगी, 2 होगी, और Cl की कितनी होगी, -1 होगी, तभी तो ये बनता है। ये इसके इधर चल जाता है, ये इसके इधर चल जाता है, CuCl2 होता है। ये तो आपको पता होगा ना, आपको बेसिक क्लासेस में पढ़ाया गया है ये सब। तो यही क्वेश्चन में भी है। देखिए इसको अगर मैं यहां लिख लेता हूं कि Cu2 और Cl, ये होगा, ये बनेगा, और ये क्या है हमारा ऑप्शन नंबर बी में। ओके, Cu सेकंड
क्लोराइड। ओके, जब ये इधर चल जाएगा तो ये बन जाएगा CuCl2। समझ में आ गया? ये इसका ऑक्सीडेशन दे रखा था कंफ्यूज करने के लिए। ऑप्शन बहुत बढ़िया दे रखे हैं, इस टाइप के क्वेश्चन मिल सकते हैं आपके एग्जाम में। और जो ये CuCl2 बनता है ये किस कलर का बनता है? ब्लू ग्रीन कलर का बनता है। कभी पूछ ले, ये ब्लू ग्रीन कलर का बनता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज प्लस Q अक्रॉस द 2 पॉइंट हैविंग अ पोटेंशियल डिफरेंस K इज। वर्क डन पूछा गया है, दो बिंदुओं के बीच Q आवेश को ले जाने में किया गया कार्य जिनके बीच का विभवांतर K है। तो ये तो डायरेक्ट परिभाषा से पूछ लिया। परिभाषा क्या है हमारा वर्क का, कि दो बिंदुओं के बीच जिनके बीच का विभवांतर K है, एकांक धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य उन दोनों के गुणनफल के बराबर होता है, यानी W इज इक्वल टू Q इंटू K होता है। या फिर हम बोल सकते हैं कि एकांक धनावेश को अगर मैं इसको एक कर दूं, एकांक धनावेश का मतलब ये होता है, तो W इज इक्वल टू K हो जाएगा। तो यही है परिभाषा कि एकांक धनावेश को दो बिंदुओं के बीच ले जाने में किया गया कार्य उसके मध्य विभवांतर के बराबर होता है ना, इसके मध्य विभवांतर के बराबर होता है। ये इसकी परिभाषा है। ओके, काफी आसान क्वेश्चन है। तो इसने पूछा कि Q आवेश है उसको हम K तक ले जा रहे हैं, तो Q इंटू K हो जाएगा इसका आंसर। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच वन अमंग द फॉलोइंग मीडियम वुड द स्पीड ऑफ साउंड बी मैक्सिमम। निम्नलिखित में किस माध्यम में ध्वनि की गति अधिकतम होगी? मैक्स किस में होगी? आसुत जल यानी डिस्टिल्ड वाटर, सी वाटर समुद्री जल, ड्रिंकिंग वाटर पीने का पानी, या फिर मेथनॉल में। तो बता दिया मैंने पिछली वीडियोस में भी आपको कि जो ध्वनि की स्पीड है वो किस किस पर डिपेंड करती है। एक तो मीडियम पे डिपेंड करती है, मीडियम किस प्रकार का है वो, यानी कि ठोस है, द्रव है, गैस है। फिर इलास्टिसिटी पे करता है, इलास्टिसिटी कैसी है मीडियम की। फिर टेम्परेचर पे भी करता है, टेम्परेचर भी बताया था। फिर घनत्व पे भी करता है, मीडियम कितना घनत्व है, डेंसिटी पे। तो ये डेंसिटी वाला ही यहाँ पे लगेगा। देखिए, डिस्टिल वाटर जो बिल्कुल साफ पानी होता है, इसमें मिनरल्स कुछ नहीं होते हैं, मतलब बिल्कुल साफ करके इसको रखा जाता है। तो इसमें पार्टिकल्स बहुत कम होते हैं, पार्टिकल्स कम होंगे तो ये डेंसर कम होगा। जो ड्रिंकिंग वाटर है इससे तो कम घना होगा ना, तो ये तो काट दो इसको ऐसे। फिर हम देखते हैं मेथनॉल देखिए, मेथनॉल बिल्कुल साफ होता है। जो शराब होती है मेथनॉल बिल्कुल साफ होता है, उसको आप माइक्रोस्कोप में देखोगे तो कुछ मिलेगा ही नहीं आपको। तो इसकी डेंसिटी इन सबसे कम होती है, सबसे कम मेथनॉल की होगी, तो ये भी कट हो गया। फिर ड्रिंकिंग वाटर और सी वाटर, ये बेसिक गैस कर सकते हैं। इसमें सी वाटर में क्या होगा, ज्यादा डेंस होगा, साल्टी जल होगा, ठीक है, लवणीय जल होगा, तो इसकी जो डेंसिटी है वो ज्यादा होगी ड्रिंकिंग से, और जिसकी डेंसिटी ज्यादा होगी उसी में साउंड की स्पीड सबसे ज्यादा होगी। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोटेशियम नाइट्रेट इज नॉट यूज। पोटेशियम नाइट्रेट का उपयोग नहीं किया जाता है निम्नलिखित में। देखिए, फर्टिलाइजर में, मेडिसिन में, मेकिंग गन पाउडर में, या एज अ प्रिजर्वेटिव ऑफ मीट प्रोडक्ट, इसमें नहीं किया जाता। तो पौधों को NPK तो चाहिए भाई, तो ऑप्शन नंबर ए एज अ फर्टिलाइजर में तो चाहिए, तो ये कट हो गया। मेडिसिन, जो आप टूथपेस्ट यूज करते हो उसमें पोटेशियम नाइट्रेट होता है, ये भी कट हो गया। जो सेंसोडाइन वगैरह ये सब टूथपेस्ट होते हैं जो मसूड़ों के लिए होते हैं स्पेशली, उसमें पोटेशियम नाइट्रेट डाला जाता है, तो ये कट हो गया। इन मेकिंग गन पाउडर में तो करते ही करते हैं, ये ज्वलनशील होता है पोटेशियम। गन पाउडर हो गया, पटाखे हो गए, जो फायर क्रैकर हो गए, इन सब में पोटेशियम डाला ही जाता है, पोटेशियम नाइट्रेट, ये भी कट गया। लेकिन इसका यूज हम जो मांस हो गया उसके उत्पादक के संरक्षण के रूप में नहीं करते हैं, तो ये हमारा राइट आंसर हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, which is a pesticide chemical that protected soldier and civilian from malaria during World War II and is listed as persistent organic pollutant POP in Stockholm Convention now। कि वह कौन सा कीटनाशक रसायन है जिसने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान सैनिकों और नागरिकों को मलेरिया से बचाया था और अब स्टॉकहोम सम्मेलन में दीर्घ स्थायी जैविक प्रदूषक जिसको POP के रूप में सूचीबद्ध किया गया है, कौन सा है वो। अब आगे के दो क्वेश्चन इसी पे, और ये दोनों क्वेश्चन वन दरोगा में पूछेंगे, किसी एक शिफ्ट में दोनों ही क्वेश्चन पूछेंगे। तो पहले आप दोनों क्वेश्चन देख लीजिए, उसका आंसर कीजिए, नहीं आ रहा तो स्किप कीजिए, मैं इसको फिर एक्सप्लेन करता हूँ। दूसरा ये देखिए, पिक द एग्रीकल्चर पेस्टिसाइड लिस्टेड एज POP इन स्टॉकहोम कन्वेंशन। फिर सेम वही कि कौन सा पेस्टिसाइड है जिसको जो स्टॉकहोम कन्वेंशन हुआ था उसमें POP की लिस्ट में डाला गया है, परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट के रूप में डाला गया है।
ये लिस्ट है, ये आपको कहीं पे नोट कर लेना और इसको याद कर लेना जितने भी इसमें। पेस्टिसाइड की लिस्ट ये है। इंडस्ट्रियल केमिकल जिनको बैन किया गया है वो ये है। अनइंटेंशनली प्रोड्यूस्ड जो होते हैं वो ये है। इन सबको आपको नोट कर लेना और याद करना है सबको, सब याद होने चाहिए। मैं यहाँ पे पढ़ के बताऊंगा कोई फायदा नहीं, आपको याद करना है सारे। ओके, क्वेश्चन में देखते हैं कौन सा दिया गया है। देखिए पहले वाले क्वेश्चन में अगर आप ऑप्शन नंबर सी देखोगे, डीडीटी, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोमेथेन, जो डीडीटी है इसको बैन किया गया है और यही जो मेडिसिन है इसका यूज किया गया था वर्ल्ड वॉर 2 के समय मलेरिया से बचने के लिए। तो आप लिस्ट में देखिए यहाँ पे आपको डीडीटी मिल जाएगा। ओके, तो इसका राइट आंसर हो गया डीडीटी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया था कि कौन सा है, तो इसका आंसर है आपका एल्ड्रिन, ऑप्शन नंबर डी। एल्ड्रिन भी इसमें टॉप पे, एल्ड्रिन। तो ये इसमें कुछ बताने वाला है नहीं है, मैंने आपको लिस्ट दे दिया निकाल के, अब इसको आपने रटना है। पिछली बार पूछा गया है, हर शिफ्ट में 2-2 क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो क्या पता इस बार भी पूछा जाए, तो इसलिए आपको याद कर लेना है। ओके, और जो इन्होंने ये लिस्ट बनाई इसका मेन एम है क्या, तो एम टू एलिमिनेट और रिस्ट्रिक्ट देयर प्रोडक्शन ऑन यूज। जितने भी ये यौगिक है, जितने भी पेस्टिसाइड या फिर केमिकल हैं, इनको रिस्ट्रिक्ट करना है या फिर इनके प्रोडक्शन पर बैन लगाना ताकि जो पर्यावरण है उसको कम क्षति पहुंचे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियाज शेयर्स इन वर्ल्ड वाटर रिसोर्स। जल संसाधनों में भारत का हिस्सा कितना है? टोटल जो जल है विश्व में उसमें भारत कितना कंट्रीब्यूट करता है, कितना परसेंट? तो 4% करता है, डायरेक्ट याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द रामसर वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस दैट इज नेचर फ्रेश वाटर लेक एंड लार्जेस्ट नेचुरल वेटलैंड इन द थार डेजर्ट बायोजियोग्राफिक प्रोविंस। निम्नलिखित में कौन सा अंतरराष्ट्रीय महत्व की रामसर आर्द्र भूमि है जो थार रेगिस्तान जीव भौगोलिक प्रांत में एक प्राकृतिक मीठे पानी की झील और सबसे बड़ी प्राकृतिक आर्द्र भूमि है? लार्जेस्ट नेचुरल वेटलैंड है ये, याद रखना। रामसर साइट से क्वेश्चन पूछे गए हैं हर शिफ्ट में। ओके, रामसर साइट इस बार आपके सिलेबस में भी मेंशन किया गया है अच्छे से। जितने भी सारे रामसर साइट्स आपको याद करके जाने, मैं ऐसे इस पे एक वीडियो लाने वाला हूँ, जल्दी आ जाएगी वीडियो। तो देखिए कौन सा थार डेजर्ट में है रामसर साइट, और ये सबसे बड़ा वेटलैंड है इंडिया में। कौन सा है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, नल सरोवर बर्ड सेंचुरी। नल सरोवर बर्ड सेंचुरी ये आपको मिल जाएगा गुजरात में, गुजरात के थार डेजर्ट में मिलेगा आपको ये, और ये सबसे बड़ी नेचुरल वेटलैंड है। ओके, फिर बाकी भी देख लेते हैं। किबुल लामजाओ नेशनल पार्क ये कहां पर है, तो ये मणिपुर में है। रंगनाथिट्टू बर्ड सेंचुरी ये कहां मिलेगा आपको, तो ये नाम से पता चल रहा है कहां मिलेगा, ये कर्नाटक में मिलेगा। सिरुई नेशनल पार्क भी मणिपुर में है, मणिपुर में भी। ओके, इसका राइट आंसर था ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से एक और रामसर साइट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द रामसर वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस लोकेटेड इन बैकलिस केरला बैक वाटर लेगून। अब देखिए जितने भी रामसर साइट ये पूछ रहा है, ये ऐसे नहीं पूछ रहा है, किसी को भी नहीं पूछ रहा है, ये स्पेसिफिक उठा रहा है जिसमें कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंस है। जैसे इसमें पूछा कि वो सबसे लार्जेस्ट है इसलिए पूछ लिया इसको, और इसका इसलिए पूछ रहा है क्योंकि ये बैक वाटर लेगून है ये, इसलिए इसको पूछा गया। यानी कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंस है, उनको तो आपको याद करके जाना है, वो पूछे जा सकते हैं। क्योंकि रामसर साइट्स की संख्या ज्यादा है, काफी नंबर्स में है, तो कितना याद करोगे। तो जिसके इंपॉर्टेंट है, सबसे बड़ा कौन है, बैक वाटर लेगून कौन है, मतलब इस टाइप से जो विशेषताएं उनकी, उन सबको तो आपको याद ही कर लेना है। देखिए केरला में पूछा गया, केरला में कौन सा अष्टमुडी वेटलैंड है, तो याद होना चाहिए। और बाकी जो ऊपर के 3 है ये कहाँ है, तमिलनाडु में। ऊपर के 3 तमिलनाडु में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द टोटल एनर्जी कंज्यूम्ड बाय एन इलेक्ट्रिक रेफ्रिजरेटर रेटेड 400 वाट दैट इज ऑपरेटेड फॉर 8 आवर अ डे फॉर 30 डे। मतलब कि एक फ्रिज है, वो उसका पावर दे दिया हमें कि 400 वाट है, 400 वाट पे काम कर रहा है, P = 400 वाट, और प्रतिदिन 8 घंटे चलता है, 8 घंटे चलता है, 30 दिन तक चलाना है इसको, 30 दिन तक चल रहा है, तो कितना यूनिट एनर्जी इससे खर्च होगी। काफी आसान सा एनर्जी निकाल लेते हैं, P × T कर देते हैं, P × T, P कितना है, पावर 400, T 8 घंटे चल रहा है और 30 दिनों के लिए चल रहा है, ठीक है। सबको इंटू करते हैं तो ये आ जाएगा आपका 1 2 3 0, 8 × 24,
में 4 की इंटू करें, 4 चौक 16, 4 दूनी 8 और 1 9, तो ये आ गया 96,000। 96,000 क्या आया, ये वाट में आया है। ओके, 96,000 वाट आवर, लेकिन ऐसा कुछ ऑप्शन में है ही नहीं। 96 एक वाट आवर में है, वो 96 है, 96 है, बाकी सब गीगावाट, किलोवाट, मेगावाट। अब इसको हम चेंज कर लेते हैं किलोवाट में। किलोवाट में देखिए 1 किलोवाट में कितना वाट होता है, 1000 वाट होता है, तो 1000 से इस पे भाग दे देंगे, 3 जीरो से 3 जीरो कट गए, तो ये आ जाएगा 96 किलोवाट, जो कि ऑप्शन नंबर सी में 96 किलोवाट पर आवर, ये आ गया हमारा राइट आंसर। ओके, तो थैंक यू एवरीवन। अगर आपने इस वीडियो से कुछ सीखा तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में अपने मार्क्स जरूर कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।